रेडियो पाकिस्तान मारूफ हिदायतकार नजरुल इस्लाम के यौम वफ़ात के हवाले से खुसूसी फीचर प्रोग्राम पेश खिदमत है। तहरीर अबसार अहमद, रावी रिजवान हाशमी और महक जबीन। मुझे दिल से न बुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। दूसरी जंग अजीम के दौरान मगरबी बंगाल के शहर कलकत्ता में थिएटर और बड़ी स्क्रीन के रसिया बंगाली नौजवान शमसुल इस्लाम के यहाँ 9 अगस्त 1939 को एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने इस्लामी और इनकलाबी नस्मों के बंगाली शायर काजी नजरुल इस्लाम के नाम पर नजरुल इस्लाम रखा। बच्चे ने कलकत्ते की फजा में होश संभाला और वहीं इब्तिदाई तालीम हासिल की। उस दौर में कलकत्ता फन के लिए एक बेहतरीन जगह थी, जहां फिल्म और थिएटर के साथ साथ रेडियो भी मौजूद था। इसलिए अपने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक नजरुल इस्लाम ने तालीम के साथ साथ अपनी तवज्जो इस शोबे पर भी मरकूज रखी। कलकत्ता में ही वो थिएटर की दुनिया से वाबस्ता हो गए और सबसे पहले काजी नजरुल इस्लाम की नज़मों की ड्रामाई तश्कील की। इसके बाद उन्होंने समाजी मसाइल पर भी थिएटर पेश करना शुरू किए, तो उन्हें कलकत्ता के मशहूर थिएटर न्यू थिएटर्स में मुलाजिमत मिल गई, जिसकी वजह से उनका शुमार कलकत्ता के मुमताज थिएटर हिदायतकारों में होने लगा। मगर नजरुल इस्लाम को जल्द महसूस होने लगा कि कलकत्ता की फिजा उनके लिए ज्यादा साजगार नहीं, क्योंकि वो समाजी मसाइल के साथ साथ मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल की भी अक्कासी करते थे, जिसकी वजह से यहाँ के फिल्मी दरवाजे उन पर ना खुल सके। इसीलिए वो मशरकी पाकिस्तान के शहर ढाके आ गए। ये वो दौर था जब ढाके में भी फिल्म नगरी का आगाज हो चुका था। यहाँ उन्होंने अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज बतौर फिल्म एडिटर किया। थिएटर में हिदायतकारी की वजह से वो एक बेहतरीन तदवीनकार भी बन चुके थे, इसीलिए वो ढाके की उर्दू बंगाली फिल्मों की भी तदवीन करने लगे। 1962 में उस दौर के मारूफ हिदायतकार और फिल्मसाज जहीर रेहान ने उन्हें अपने साथ बतौर मुआविन रख लिया, जहां उन्होंने बहुत से गुर सीखे और फिर 1965 में स्टार कॉरपोरेशन लिमिटेड के बैनर तले रिलीज होने वाली फिल्म काजल में पहली बार हिदायतकारी की। 3 फरवरी 1965 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्म काजल बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, जिसमें शबनम की अदाकारी को मशरकी पाकिस्तान समेत कराची के आवाम ने भी बेहद पसंद किया। इस तरह नजरुल इस्लाम की फिल्मों ने शबनम को लेजेंड अदाकारा शबनम बनाने में अहम किरदार अदा किया। नजरुल इस्लाम ने फिल्म काजल के बाद बंगाली फिल्मों में भी कई फिल्मों की हिदायतकारी की, जिनमें कारबो, अपुन दुलाल, अली बाबा, प्यासा, दरपो चूर्नो और शोरोलिपि जैसी मशहूर फिल्में शामिल हैं। कारबो पर उन्हें बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड भी मिला। उन्होंने न सिर्फ हिदायतकारी की, बल्कि अपने करियर के आगाज में चंद एक फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए। 1968 की फिल्म जहां बजे शहनाई में उन्होंने बंगाली और उर्दू फिल्मों के माया नाज अदाकार रहमान के साथ मावन अदाकार का किरदार भी खूब निभाया। इस फिल्म में ये खूबसूरत गीत जो नजरुल इस्लाम पर पिक्चराइज हुआ था, उस वक्त बेहद मकबूल हुआ। दिल की यही तमन्ना, दिल में है एक हसरत, तुम यूं ही सामने रहो, मैं तुमको देखता रहूं, तुम यूं ही सामने रहो। अभी नजरुल इस्लाम साहब का कैरियर उरूज की जानिब गामजन था कि मशरकी पाकिस्तान में भी फसादात शुरू हो गए, जिससे ढाके की फिल्मी सनत भी शदीद मुतासिर हुई। 1971 में सकूत ढाका जैसे साने के बाद बेशुमार बंगाली पाकिस्तान चले आए, तो उनमें नजरुल इस्लाम साहब भी शामिल थे। वो पहले कराची आए और फिर उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मी सनत का रुख करते हुए लाहौर को अपना मस्कन बनाया। पाकिस्तान आने के बाद उनकी पहली फिल्म 1972 की एहसास थी, जिसमें मरकजी अदाकारों में शबनम और नदीम शामिल थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और इसी फिल्म के जरिए शबनम और नदीम की जोड़ी को उरूज मिला, जिस पर बतौर बेहतरीन हिदायतकार नजरुल इस्लाम को निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। इस तरह पाकिस्तानी फिल्म नगरी को नजरुल इस्लाम की शक्ल में एक बेहतरीन हिदायतकार मिल चुका था। हमें खोकर बहुत पछताओगे, जब हम नहीं होंगे भरी दुनिया
फिल्म एहसास के बाद 1974 में नजरुल इस्लाम ने शराफत और जिंदगी जैसी कामयाब फिल्मों की हिदायतकारी भी की, लेकिन जो फिल्म उनके फनी उरूज का बायस बनी वो 1977 में रिलीज होने वाली मोहम्मद अहमद शम्सी की फिल्म आईना थी। आईना एक ऐसी समाजी फिल्म थी जिसकी कहानी और गीत सब अवाम में बेहद मकबूल हुए। शबनम और नदीम भी इसी फिल्म के जरिए अपने फन के बामे उरूज पर पहुंच गए। आप अच्छी तो हैं? आप अच्छे हैं? जिंदा हूं। आप तो सुखी है ना? मेरे दुख सुख का पूछने वाले आप कौन है? मैं कौन हूं? यूं इंसानियत के नाते पूछ बैठा था। जब हर नाता तोड़ चुके हो तो ये नाता भी कैसे याद रहा? नाता मैंने तोड़ा था। चली जाओ अपने माँ बाप के घर, ये मैंने कहा था। मैंने कहा और तुम चली गई। ये क्यों नहीं कहती कि मेरे घर आने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि शादी करके तुमसे भूल हुई है? मैं रूठ कर इसलिए चली गई थी कि तुम मनाने होगे। हाँ, मैं आया था मनाने तुम्हें, लेकिन तुम्हारे आलीशान घर के पोस्ट में खड़े तुम्हारे डैडी ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो। ये फिल्म इतनी सुपरहिट साबित हुई कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 401 हफ्ते मुकम्मल किए। यही नहीं बल्कि इस फिल्म ने 1982 में दोबारा नुमाइश पर भी 204 हफ्ते मुकम्मल किए। इस तरह फिल्म आईना पाकिस्तान की पहली सुपर डुपर हिट फिल्म बन गई। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी इस फिल्म की 3 जबानों में नकल बनाई गई। इस फिल्म के हिंदुस्तानी वर्जन का नाम था प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म की कामयाबी के बाद नजरुल इस्लाम को फिल्म नगरी में दादा के नाम से याद किया जाने लगा। याद रहे, दादा बंगाली में बड़े भाई को कहते हैं। हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना सीने से लग जाऊं, बाहों में मर जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। नजरुल इस्लाम ने लाहौर की फिल्म नगरी में अपनी धूम मचा दी और 1978 में अंबर, जिंदगी, शीशे का घर जैसी फिल्मों की हिदायतकारी करके इन फिल्मों की कामयाबी में अपना किरदार अदा किया। 1980 में अहमद शम्सी की फिल्म बंदिश में भी अपनी हिदायतकारी के तजुर्बात किए। ये फिल्म पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका फिल्म थी जिसमें इंडोनेशियाई अदाकार भी मौजूद थे और इसकी शूटिंग जकार्ता में भी हुई थी। 11 जनवरी 1980 को जब फिल्म बंदिश रिलीज हुई तो फिल्म में अदाकार नदीम और शबनम की जोड़ी ने कमाल कर दिया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर प्लैटिनम जुबली मुकम्मल की। इस फिल्म में शामिल अखलाक अहमद की आवाज में गीत सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा आज भी हमारे सदाबहार गीतों में शामिल है। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। नजरुल इस्लाम की फिल्मों की कामयाबी में जहां मकालमा निगारी और मजबूत स्क्रीन प्ले नजर आता है, वहीं इन फिल्मों में अदाकारों ने भी अपना किरदार लगन से निभाया। नजरुल इस्लाम ने जहां नए चेहरों को मुतारिफ करवाया, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने सीनियर फनकारों से खूबसूरत किरदार अदा कराए। उन्होंने फिल्मों में किरदार की मुनासबत से ड्रामा सनत के बड़े नाम कबीर खान, आबिद अली, राशिद महमूद, सिकंदर शाहीन और इरफान खूसट जैसे फनकारों को भी अहम किरदार दिए। नजरुल इस्लाम साहब ने 1980 में हसीना मान जाएगी, नहीं अभी नहीं, 1982 में आंगन, 1985 में दीवाने 2, पलकों की छांव में और जमीन आसमान जैसी फिल्मों की हिदायतकारी करके पाकिस्तानी फिल्मों का मेयार बुलंद करने में अहम किरदार अदा किया। 1989 में न्यू पिक्चर की तैयार करदा उर्दू पंजाबी डबल वर्जन फिल्म मैडम बावरी ने
ایک بار پھر عوام کو نظر الاسلام کی یاد دلائی، جہاں انہوں نے سلطان راہی، جاوید شیخ، نیلی اور منور سعید سے شاندار اداکاری کروا کر فلم کو نہ صرف کامیاب کروایا بلکہ اپنے نام چوتھا نگار ایوارڈ بھی کر لیا۔ فلم میڈم بابری کی کامیابی کے بعد ہدایت کار نظر الاسلام نے اسی سال فلم بارود کی چھاؤں میں آندھی، نرگس، خواہش اور لیلا میں بھی اپنی ہدایت کاری کے ذریعے فلم بینوں کو متوجہ کیا۔ 1991 کو ان کی آخری سپر ہٹ فلم کالے چور ریلیز ہوئی، جس کا اسکرین پلے اور مکالمے صدارتی ایوارڈ یافتہ فلمی کہانی نویس ناصر ادیب کے قلم کا کمال تھی۔ آج وہ نظر الاسلام کی ہدایت کاری پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے نظر الاسلام صاحب جیسے ڈائریکٹر کے ساتھ 3 فلمیں کی، جن میں سے 2 فلمیں ریلیز ہوئی اور تیسری شروع نہ ہو سکی۔ وہ اتنے باکردار اور اتنے دبنگ آدمی تھے کہ جب میں ان کے ساتھ پہلی فلم کی میڈم بابری، تو اس کا جب فرسٹ ہاف سنایا بہت تعریف کی، جب سیکنڈ ہاف سنایا تو سننے کے بعد انہوں نے سگریٹ لگایا اور بولے، ناصر ادیب صاحب میں یونس ملک نہیں ہوں، میں مسعود بٹ بھی نہیں ہوں، میں نظر الاسلام ہوں، مجھے سامنے رکھ کے سیکنڈ ہاف بنائے۔ تو میں نے کہا، سر اگر آپ کو فرسٹ ہاف پسند ہے تو اس کا سیکنڈ ہاف یہی ہوگا جو میں نے سنایا ہے، اگر میں وہ کروں گا جو نظر الاسلام صاحب والا ہے تو یاد رکھیے گا فرسٹ ہاف فلم کا ہٹ ہوگا اور سیکنڈ ہاف فلم کا ڈیڈ فلاپ ہوگا۔ تو انہوں نے قدرے برا بھی منایا اور کہنے لگے کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کریں، وہ انشاءاللہ سپر ہٹ ہوگا۔ میں نے وہ ویسے کر دیا جیسا وہ چاہتے تھے اور سننے کے بعد بہت خوش ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر جب فلم ریلیز ہوگی تو میں آپ کو یاد آؤں گا۔ وہی ہوا، فلم لگی میڈم بابری، وہ بہت اچھا عروج کا دور تھا۔ وہ فلم ریلیز ہی پرافٹ میں ہوئی کیونکہ حسینہ 420 کے بعد میری وہ فلم تھی، لیکن وہی ہوا کہ فرسٹ ہاف فلم کا سپر ہٹ تھا۔ جب سیکنڈ ہاف لوگوں نے دیکھا تو لوگ ہضم نہ کر سکے اور انہوں نے فلم کی تعریف نہ کی۔ اس کے بعد نظر صاحب کے ساتھ جب دوسری فلم میں نے سائن کی تو عزیز میمن صاحب کی، تو میں نے ان سے پوچھا، ہاں جی آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے؟ تو مجھے ان کا جواب آج تک یاد ہے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، ناصر ادیب صاحب، میڈم بابری میں نے آپ کو اپنے پیچھے لگایا اور میں فلاپ ہوا، اب میں آپ کے پیچھے چلوں گا، جو آپ مجھے لکھ کر دیں گے میں وہی بنا دوں گا۔ میں نے ان کو اسکرپٹ لکھ کر دیا، کالے چور، انہوں نے سنا، حالانکہ اس کا انٹرول جو تھا وہ صرف ایک فکرے کے اوپر تھا، کالی کال بولے گا، جبکہ انٹرول ہمیشہ بڑا دھانسو قسم کا پنجابی فلم کا ہوا کرتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ شاید یہ اعتراض کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے ایز اٹ از فلم کو بنایا اور وہ فلم ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ ہوئی، اس میں مجھے ایوارڈ بھی ملا۔ اتنا ڈیڈیکیٹڈ تھا وہ شخص اپنے کام کے ساتھ، اتنا باریک تھا وہ اپنی سوچ کے اندر، اور اتنا بلند ویژن تھا اس شخص کا، اور حقیقت کے اتنا قریب کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں اتنا کسی کا ویژن ہوگا یا اتنا کوئی ریشنل آدمی اتنا اچھا ڈائریکٹر ہوگا۔ تو ڈائریکٹر جتنا اچھا تھا اس سے اچھا انسان تھا، انتہائی شریف، انتہائی کم بولنے والا اور انتہائی زیادہ سوچنے والا، انتہائی اعلیٰ انسان، انتہائی اعلیٰ ڈائریکٹر۔ وہ پاکستانی فلموں کا معیار بلند کرنے کی طرف گامزن ہی تھے کہ ان کی زندگی نے وفا نہ کی، اور 11 جنوری 1994 کو پاکستان کے یہ مایا ناز ہدایت کار صرف 55 برس کی عمر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نظر الاسلام نے اردو، بنگالی اور پنجابی زبانوں میں 30 فلموں کی ہدایت کاری کی، اور یہ تمام فلمیں اپنے فنی محاسن کے اعتبار سے یادگار فلمیں ہیں، جن میں نظر الاسلام کا فن بھرپور نظر آتا ہے۔ اسی لیے آج نظر الاسلام کا شمار پاکستان کے مایا ناز اور صف اول کے ہدایت کاروں میں ہوتا ہے، جو ہماری فلمی تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ یہ سفر تیرے میرے پیار کا، میری جان کبھی نہ تمام ہو، یہی آرزو ہے کہ اب صدا میرے دل میں تیرا قیام ہو۔ ابھی آپ معروف ہدایت کار نظر الاسلام کی برسی کے موقع پر خصوصی فیچر پروگرام سن رہے تھے۔ تحریر ابصار احمد، راوی رضوان ہاشمی اور مہک جبین، پروڈیوسر مہر النساء، ریکارڈنگ انجینئر فہد وحید، پیشکش سینٹرل پروڈکشنز، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔